हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ क्लास 12th का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे उसका आगे का टॉपिक है ना। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हमने डिस्कस करा था व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। है ना कि डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है कि डीएनए इज द पॉली न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। है ना, और न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि भाई न्यूक्लियोटाइड फर्दर मेड अप ऑफ द थ्री थिंग्स दैट वाज द पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। है ना, और फिर जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं तो देन इट विल फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ अ डीएनए। है ना, दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास। ठीक है, टुडे वी आर डिस्कसिंग कि हाउ डीएनए बिकम अ जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे बना। उससे लिंक आज हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बेसिक आरएनए का स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, नाउ वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एज वेल। है ना कि आरएनए का स्ट्रक्चर क्या था। देखो, जो हमारा आरएनए होता है इट इज अ राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो आरएनए है वो कौन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, डीएनए क्या था, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि उसमें पेंटोज शुगर डिऑक्सी राइबोस थी, दैट वाज द डिऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए के अंदर राइबो शुगर होती है, इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड। जबकि हमारा जो डीएनए था वो कैसा था, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर था। है ना, इस ये भी किससे मिलके बना होता है, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स से। और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर फर्दर थ्री थिंग्स आती है, हमें पता है, विच इज अ पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप। है ना, इसमें जो पेंटोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, राइबोज होती है। इसके पास एक्स्ट्रा ओएच ग्रुप होता है एट द सेकंड कार्बन। है ना, राइबोज जो शुगर होती है हमारा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है ना। इधर कौन आ गया हमारा, ये ओएच ऊपर चला गया, ये एच। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो सेकंड कार्बन पर, ये हमारा सेकंड कार्बन है, तो सेकंड कार्बन पर ओएच होता है। जबकि डिऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर के अंदर सेकंड कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ओएच नहीं होता है ना। तो यानी कि राइबोज के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है एट द सेकंड कार्बन। ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस कौन से होते हैं, एडेनिन, एडेनिन होगा, साइटोसिन होगा, गुआनिन होगा, यूरेसिल होगा। क्या नहीं होगा, थायमिन नहीं होगा। है ना, तो इनके पास क्या नहीं होगा, थायमिन नहीं होगा। है ना, और यूरेसिल प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ अ थायमिन। और स्ट्रक्चर आरएनए का जो है वो काफी रिएक्टिव और लेस स्टेबल है कंपेयर टू द डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से अगर हम कंपेयर करें तो आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, काफी रिएक्टिव होता है, कम स्टेबल होता है। ठीक है, ये बेसिक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आ गया हमारा आरएनए का, विच इज आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और उसमें पेंटो शुगर कौन सी होती है हमारी, राइबो शुगर होती है। इट मीन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एट द सेकंड कार्बन। ठीक है, और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल वायरसेस का, सिर्फ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आरएनए। और लेकिन हम सभी एनिमल्स का, प्लांट्स का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। और डीएनए का हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लिया है। ठीक है, अब देखो, अब आगे का हम डिस्कस करते हैं कैसे डीएनए बिकम अ, हाउ डीएनए बिकम अ जेनेटिक मटेरियल। बट इससे पहले एक टॉपिक और आ जाता है ना, कि डीएनए जो है हमारा वो काफी लंबा है, डीएनए इज हाईली लॉन्ग। है ना, डीएनए की जो लेंथ हमने देखी है वो कितनी, अराउंड 2.2 मीटर्स है। डीएनए की लेंथ जो है वो 2.2 मीटर जाती है, विच इज वेरी लॉन्ग, विच इज वेरी लॉन्ग कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस से अगर हम कंपेयर करें तो डीएनए का लेंथ बहुत ज्यादा है, डीएनए 2.2 मीटर्स। जबकि हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी लेंथ क्या होती है, उसका साइज क्या होता है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस विच इज 10⁻⁻⁶ मीटर्स ओनली। ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज है ये। है ना, तो न्यूक्लियस साइज जो है वो कितना है, 10⁻⁻�6 मीटर। जबकि हमारा जो डीएनए की लेंथ है, डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर्स। तो बहुत ही फर्क हो गया है ना, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है और डीएनए बहुत बड़ा है। तो डीएनए की लेंथ को शॉर्ट करना जरूरी, सो दैट इट कैन बी एकोमोडेट इनसाइड द स्मॉल साइज न्यूक्लियस। है ना, तो डीएनए को क्या किया जाता है, पैक किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए को पैक किया जाता है। और डीएनए को पैक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, वी रिक्वायर प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए को पैक करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, प्रोटीन। तो यानी कि डीएनए की जो लेंथ शॉर्ट होती है वो प्रोटीन्स के वजह से होती है ना। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास डीएनए क्या होता है, रैप कर जाता है, कॉइल्ड हो जाती है, उससे लेंथ क्या हो जाती है डीएनए की, शॉर्ट हो जाती है, सो दैट इट कैन बी accommodated inside the small nucleus। ठीक है ना। और अगर हम देखें तो हमारे डीएनए के अंदर, ह्यूमन डीएनए के अंदर कितना बेस पेयर होता है, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं, 6.6 इंटू में 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं। इतना बेस पेयर प्रेजेंट होता है ह्यूमन डीएनए के अंदर। है ना, और दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमने डिस्कस करा था, कितना होता है, 0.34 नैनोमीटर का। है ना, डिस्टेंस बिटवीन द
डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर का। तो कितने बेस पेयर्स होते हैं? इतने सारे बेस पेयर होते हैं और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर का। है ना? तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पूरी एंटायर डीएनए की लेंथ पता लग जाएगी। है ना? तो लेंथ ऑफ डीएनए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ बेस पेयर इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द वन बेस पेयर। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई कर दिए 0.34 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ ठीक है। तो इस सबको सॉल्व करके वो हमारा जो आंसर आएगा वो 2.2 मीटर्स आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो विच इज द लेंथ ऑफ द डीएनए। तो डीएनए की लेंथ जो बहुत बड़ी है कंपेयर टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज तो सिर्फ 10⁻⁻6 होता है ना? तो डीएनए की लेंथ को शॉर्ट करना जरूरी है। तो डीएनए की लेंथ को कैसे शॉर्ट किया गया है? बाय द प्रोटीन। है ना? तो प्रोटीन स्ट्रक्चर के आसपास डीएनए क्या होता है? रैप हो जाता है, जिससे उसकी साइज क्या हो जाता है? शॉर्टन हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है। अब देखो हमें पता है दो टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो दोनों के अंदर देखेंगे डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है इन द प्रोकैरियोटिक सेल देन इन द यूकैरियोटिक सेल। है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल हमें पता है एक सिंपल सेल है ये, है ना? काफी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पे डीएनए को शॉर्ट करने का तरीका जस्ट क्या है कि प्रोटीन के आसपास रैप हो जाना। है ना? तो ये डीएनए है ना, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा डीएनए। तो डीएनए जो होता है वो किसके साथ रैप हो जाता है? प्रोटीन के आसपास रैप हो जाता है। दिस इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो डीएनए जो है वो इस प्रोटीन के आसपास क्या हो जाएगा? रैप हो जाएगा, जिससे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है। तो ये ऐसा सिंपल होता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, कि उनका जो लार्ज डीएनए इज गेट शॉर्टर बाय रैपिंग अराउंड द प्रोटीन्स। ठीक है। और जहां डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। द रीजन वेयर द डीएनए इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। है ना? तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारी कौन आ जाती है? बैक्टीरिया आ जाती है। तो ये हमारा कौन है? ये डीएनए है। और डीएनए की लेंथ जो है वो शॉर्ट हो गई है बाय रैपिंग अराउंड द प्रोटीन। तो ये जो डीएनए है वो प्रोटीन के आसपास क्या हो गए? रैप हो गए। और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है ना? कैसा है? सर्कुलर है। और उसकी लेंथ कैसे शॉर्ट हो गई है? बाय रैपिंग अराउंड द प्रोटीन। और जहां डीएनए प्रेजेंट होगा उस जगह को क्या बोलेंगे? उस रीजन को क्या बोलेंगे? दैट रीजन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोइड। इस रीजन को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोइड। ठीक है। तो जहां डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल का मेनली, जहां प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और उसकी लेंथ कैसे शॉर्ट हुई है? बाय रैपिंग अराउंड द प्रोटीन। ठीक है। देखो आगे कौन आ जाता है हमारा? डीएनए पैकेजिंग इन द यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे होती है? तो देखो जो हमारा डीएनए होता है वो भी क्या होता है? प्रोटीन के आसपास रैप हो जाता है। और इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। इस प्रोटीन को क्या बोला जाता है? हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। हिस्टोन ऑक्टेमर क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये जो प्रोटीन है वो 8 ग्लोब्यूल्स से मिलकर बनी होती है। इज मेड अप ऑफ 8 ग्लोब्यूल्स। ठीक है। 8 सर्कल लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होगी, इसलिए इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर। तो ये ठीक है, ये पीछे के आ गए। ठीक है। और ऐसे ही 4 आगे के आ जाएंगे। ठीक है। तो ये 8 प्रोटीन से मिलके बना होता है। 8 प्रोटीन से मिलके बनने होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है। और इसी डीएनए के आसपास, हाँ, इसी हिस्टोन ऑक्टेमर के आसपास क्या होता है? हमारी प्रोटीन, हमारा जो डीएनए होता है वो रैप हो जाता है। ठीक है। तो डीएनए इज रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टेमर। तो ऐसे डीएनए आएगा और उसके आसपास क्या कर जाएगा? रैप कर जाएगा। ठीक है। तो डीएनए और एक हिस्टोन ऑक्टेमर से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। हिस्टोन ऑक्टेमर आया और हिस्टोन ऑक्टेमर के आसपास कौन हो गए? डीएनए रैप हो गई। तो उससे जो स्ट्रक्चर बना उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो ये जो बना है ये कौन है? हमारा न्यूक्लियोसोम है ना? तो प्रोटीन है, हिस्टोन ऑक्टेमर है, उसके आसपास को कौन रैप हो गया? डीएनए रैप हो गया। तो उससे जो स्ट्रक्चर बना विच इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम। है ना? ये कौन है? न्यूक्लियोसोम। ठीक है। वो हमें दिख रहा है यहाँ पर। ये तो ये हिस्टोन ऑक्टेमर, उसके आसपास डीएनए क्या हो गया? रैप हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारा कौन है? न्यूक्लियोसोम है। दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। क्लियर नहीं है? ठीक है। अब देखो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 200 बेस पेयर्स होते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर, ये एक न्यूक्लियोसोम है तो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर्स आए हैं? 200 बेस पेयर्स आए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 200 बेस पेयर्स। ठीक है। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो न्यूक्लियोसोम्स है वो कैसे नजर आते हैं? बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये न्यूक्लियोसोम कैसे नजर आएंगे? जैसे एक वायर के ऊपर बीट्स लगा रखी हो,
इलेक्ट्रॉन्स लगा रखी हो, है ना? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हमारे एनसीईआरटी में भी ड्रॉ किया गया है ना? तो ये जो न्यूक्लियोसोम्स है, ये न्यूक्लियोसोम कैसे नजर आएंगे? लाइक अ बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, जैसे स्ट्रिंग पे क्या लगा रखे हैं? बीट्स लगा रखे हैं। ठीक है, तो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट इज अपीयर लाइक अ बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। क्लियर ना ये? तो रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोसोम अपीयर एज अ बीट्स ऑन द स्ट्रिंग्स। ठीक है, और रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम से हमारा क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है, विच इज अवर जेनेटिक मटेरियल, है ना? तो न्यूक्लियोसोम repeated nucleosomes form the क्रोमैटिन। रिपीटेड न्यूक्लियोसोम ही क्या बनाता है? वो क्रोमैटिन बनाता है। तो ये जो हमें धागे दिख रहे हैं, ये कौन है? ये क्रोमैटिन ही है। ठीक है, और ये जो रिपीटेड न्यूक्लियोसोम्स है वो कैसे नजर आते हैं? अपीयर एज अ बीट्स ऑन द स्ट्रिंग अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम हमारी ह्यूमन सेल के अंदर कितने होते हैं? 3.3 इंटू में 10 की पावर 6 होते हैं। कितने होते हैं? 3.3 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियोसोम, है ना? तो यूकेरियोट्स के अंदर वो डीएनए कैसे पैक होता है? वही कि हिस्टोन ऑक्टेमर प्रोटीन होती है विथ अराउंड विच डीएनए इज गेट ट्रैप्ड। उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। और रिपीटेड न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म द क्रोमैटिन एंड इट अपीयर लाइक अ बीट्स ऑन द स्ट्रिंग। ठीक है, और ह्यूमन सेल के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम्स होते हैं? 3.3 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूक्लियोसोम्स होते हैं। ठीक है, जिसके वजह से जो लेंथ है डीएनए की 2.2 मीटर है, वो शॉर्ट हो जाती है, वो accommodate हो जाती है inside the very small size nucleus which is a 10 की पावर -6 only। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारा ये क्रोमैटिन है, हमें पता है रिपीटेड न्यूक्लियोसोम से क्या बनता है? क्रोमैटिन बनता है। और हमने शुरू से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्रोमैटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, यानी कि रिपीटेड न्यूक्लियोसोम से, यानी किससे मिलके बना होता है? ये डीएनए प्लस में प्रोटीन से। डीएनए प्लस में प्रोटीन से, और प्रोटीन भी कौन सी होती है? हिस्टोन ऑक्टेमर। कौन सी होती है? हिस्टोन ऑक्टेमर। ठीक है, तो डीएनए प्लस में प्रोटीन से न्यूक्लियोसोम बना और रिपीटेड न्यूक्लियोसोम्स फॉर्म द क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन होते हैं इसके दो फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, विच इज यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, तो यू जो हमारा क्रोमैटिन है इज ऑफ टू टाइप, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब देखो यूक्रोमैटिन को क्या बोला जाता है? ट्रू क्रोमैटिन। एक्चुअल जो मेन इंपॉर्टेंट क्रोमैटिन हमारी सेल का, वो यूक्रोमैटिन ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है। लूजली पैक्ड होता है, इनके इनके बीच में स्पेस होता है। दिख रहा है? ये बहुत सारे न्यूक्लियोसोम है, इनके बीच में क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। तो जो लूजली पैक्ड होता है उसको क्या बोला जाता है? यूक्रोमैटिन। ठीक है, और लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है? ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? वो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर ही, बट बेसिक हमें याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना। डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होने क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये जो यूक्रोमैटिन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, इनके बीच में स्पेस होता है न्यूक्लियोसोम्स के बीच में, है ना? तो लूजली पैक्ड होने की वजह से ये जो यूक्रोमैटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यानी कि ये जो डीएनए वो आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और ये क्या होता है? वो लाइटली स्टेन होते हैं, ये हमें लाइट कलर के नजर आएंगे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन होता है वो क्या होता है? टाइटली पैक्ड होता है। ठीक है ना? काफी बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोसोम बहुत एक दूसरे के नियर है, तो टाइटली पैक्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होता है, और गैप ना होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, है ना? यानी कि इसमें क्या होगा? जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, डीएनए विल नॉट कन्वर्ट इनटू द आरएनए। तो इसलिए ट्रू क्रोमैटिन कौन हो गया? हमारे यूक्रोमैटिन हो गया ना, तभी इसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, बिकॉज ये लूजली पैक्ड है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। इट कैन कन्वर्ट इनटू द डीएनए टू आरएनए, है ना? दोनों में पाया जाता है ये, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी और यूकैरियोट्स के अंदर भी। जबकि जो हेट्रोक्रोमैटिन है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर ही मिलेगा। क्लियर ये? है ना? और ये अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये डार्कली स्टेन्ड दिखेगा, है ना? तो हमने माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। तो जो बहुत ही डार्क कलर के नजर आ रहे हैं वो तो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन है, जो बहुत लाइट नजर आ रहे हैं ये यूक्रोमैटिन है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। क्लियर है? ये दो टाइप के हमारे क्रोमैटिन हो गए, विच इज द यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे डीएनए डिस्कवर हुआ एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया हमने, आरएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, कैसे वो पैक होता है वो हमने देख लिया। भाई डीएनए की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, 2.2 मीटर्स होती है, तो उसको एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट करना जरूरी है। तो न्यूक्लियस ने
के अंदर एकोमोडेट होने के लिए डीएनए किसके आसपास रैप हो जाता है? प्रोटीन के आसपास रैप हो जाता है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग कि हाउ डीएनए बिकम द जेनेटिक मटेरियल, कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल कैसे बना, है ना? अब देखो, सटन एंड बोबेरी जो थे उन्होंने हमें क्या बताया अबाउट द क्रोमोसोम, कि भाई क्रोमोसोम कैसे डिवाइड होता है। क्रोमोसोम की जानकारी हमें किसने दी? सटन एंड बोवेरी ने दी, है ना? थॉमस एंड मॉर्गन ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे, है ना? बट जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल में हमें इतना तो दिख रहा है कि क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है। क्रोमोसोम भी किससे मिलकर बना होता है एग्जैक्टली, है ना? कि व्हाट इज द मेन बायोकेमिकल फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम, है ना? तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म कौन है ना? तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूल कौन है, कि वो डीएनए है, आरएनए है, या फिर कोई प्रोटीन से। ठीक है, तो ये चेकआउट किया जाएगा चैप्टर के अंदर, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे ये चेकआउट करने के लिए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल का मॉलिक्यूल कौन है, कि वो डीएनए है, आरएनए है, या फिर कोई प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया वो जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा ही जाता है ज्यादातर ये। तो पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, है ना? तो ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ, है ना? तो जो ग्रिफिथ है उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के साथ, है ना? तो इस बैक्टीरिया के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, स्ट्रेप्टोकोकस, और कोकस अगर आ रहा है तो ये बैक्टीरिया कैसे हैं? सर्कुलर है ये। ठीक है, तो इन बैक्टीरिया के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उन्होंने क्या देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, ये दो टाइप के होते हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन, है ना? एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया कौन से होते हैं? स्मूथ स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। और स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया क्यों है? क्योंकि इन बैक्टीरिया के ऊपर क्या होता है? एक अच्छी पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है ना? इनके ऊपर पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। और पॉलीसेकेराइड लेयर होने की वजह से स्मूथ होते हैं, काफी ये विरुलेंट भी होते हैं, यानी कि हम किसी की बॉडी में अगर जाएंगे तो ये खत्म नहीं हो पाएंगे इजिली, बिकॉज उनके पास अच्छी ऊपर कोटिंग है ना? तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? विरुलेंट होते हैं, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तो उनको खत्म नहीं कर सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग द पॉलीसेकेराइड लेयर, है ना? और जो आर्चन बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होता है? पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होती है। इनके पास क्या है? पॉलीसेकेराइड लेयर नहीं होती है, और इनका सरफेस क्या होता है? रफ होता है। और पॉलीसेकेराइड लेयर ना होने की वजह से ये नॉन विरुलेंट होते हैं, दे आर नॉन विरुलेंट। ठीक है, यानी कि इन बैक्टीरिया को हमारा इम्यून सिस्टम खत्म नहीं कर सकता है ना? तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इज ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द लेयर विच आर प्रेजेंट ऑन इट, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। स्मूथ लेयर प्रेजेंट होगी पॉलीसेकेराइड की तो एस स्ट्रेन है, विरुलेंट होंगे, खत्म नहीं होंगे। और अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो वो आर स्ट्रेन है, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है ना? तो पॉलीसेकेराइड की लेयर है तो ये कौन है? एस स्ट्रेन है, अगर नहीं है तो ये आर स्ट्रेन है। इन दो बैक्टीरिया के साथ ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, साथ में और किसको लिया? माउस को भी लिया। ठीक है, साथ में माउस को भी लिया। देखो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने एस्ट्रिन, उनको पता है कि जो एस्ट्रिन बैक्टीरिया विरुलेंट है, वो सामने ऑर्गेनिज्म को मार देगा। तो सबसे पहले उन्होंने एस्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा इन द माइस, माइस के अंदर इंजेक्ट करा। और इंजेक्ट करने के बाद क्या देखा? माइस मर गया, है ना? तो ये एस्ट्रिन बैक्टीरिया उसको इंजेक्ट करा और माउस क्या हो गया? मर गया। ठीक है, दूसरे केस उन्होंने क्या करा? आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा। ठीक है, आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा तो माउस जिंदा रहा, लाइव रहा, क्योंकि आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया कैसे? नॉन विरुलेंट है, वो बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन माइस के अंदर क्या हो गए होंगे? खत्म हो गए होंगे, बिकॉज ऑफ नो पॉलीसेकेराइड लेयर। नॉर्मल यहाँ तक। इसके बाद उन्होंने क्या करा? हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया लिए, यानी कि जो एस्ट्रिन बैक्टीरिया थे उनको हीट कर दिया, है ना? तो ये जो थे एस्ट्रिन बैक्टीरिया उनको हीट करा, है ना? और हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया को फिर इंजेक्ट करा माइस के अंदर। ठीक है, तो हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया को जो माइस तो हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा माइस के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा कि माइस अभी भी क्या है? लाइव है, जिंदा है। जब हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा माउस के अंदर, माइस के अंदर, तो क्या देखा? वो लाइव है। ठीक है, क्योंकि हीट करने की वजह से क्या हुआ? जो हमारे एस्ट्रिन बैक्टीरिया की जो ऊपर की जो लेयर होगी वो हट गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट के सबसे इंपॉर्टेंट है, अब उन्होंने किसको इंजेक्ट करा? मिक्सचर ऑफ अ हीट किल्ड एंड लाइव आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया को। ठीक है, अब उन्होंने किसको इंजेक्ट करा है? मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया एंड लाइव आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करा। कौन कौन है? हीट किल्ड,
ठीक है, तो देखो किसको यूज करा है उन्होंने, हीट किल्ड एस्ट्रेन, यानी कि एस्ट्रेन बैक्टीरिया तो कैसे हीट किल्ड है, और दूसरा लाइव जिंदा आर्स्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रेन और लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया के मिक्सचर को इंजेक्ट करा किसके अंदर, माइस के अंदर। अब इन दोनों के मिक्सचर को ऐड किया गया माइस के अंदर, हीट किल्ड एस्ट्रेन और लाइव आर्स्ट्रेन बैक्टीरिया को। तो उन्होंने क्या देखा, एक इंटरेस्टिंग चीज, कि जो माइस था वो मर गया, माइस इज गेट किल्ड। अभी तक क्या देखा जा रहा था कि जब एस्ट्रेन, हीट किल्ड एस्ट्रिन बैक्टीरिया को इंजेक्ट करा तब भी माउस जिंदा रहा, आर्स्ट्रिन को इंजेक्ट करा तब भी वो जिंदा रहा, बस माइस कब मरा था, जब एस्ट्रिन को इंजेक्ट किया गया था, क्योंकि वो क्या था, विरुलेंट था। लेकिन जब हीट किल्ड एस्ट्रिन और आर्स्ट्रिन के मिक्सचर को ऐड किया गया तो क्या हुआ, माइस मर गया, है ना। तो इस चीज को देखते हुए उनको क्या पता लगा कि भाई कुछ चीज है, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम द एस्ट्रिन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया, कि कुछ चीज ट्रांसफर हुई है एस्ट्रिन बैक्टीरिया से आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया में, है ना। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनको क्या लगा कि समथिंग समथिंग is transfer something is transfer from heat killed estrine bacteria, heat killed estrine bacteria to arstrine bacteria, कि कुछ तो चीज ट्रांसफर हुई है एस्ट्रिन बैक्टीरिया से आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया के अंदर, समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम एस्ट्रिन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया। ठीक है, और वो ट्रांसफर होने की वजह से जो हमारा आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया है वो क्या बन गया है, आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया क्या हो गया, विरुलेंट हो गया। ठीक है, उनको ये चीज पता लगी कि जब आर्स्टिंग को अकेला इंसर्ट किया गया तब भी माइस जिंदा था, जब हीट किल्ड को अकेले से इंसर्ट किया गया था तो भी वो जिंदा था, जब बस एस्ट्रेन को जब अलग से, जब लाइव एस्ट्रेन को इंसर्ट किया गया था तो माइस तभी मरा था, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद उनको क्या देखा कि भाई समथिंग इज ट्रांसफर फ्रॉम हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया, ड्यू टू विच आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया बिकम विरुलेंट, और जिसके वजह से क्या हो गया, जो माइस है वो क्या हो गया, डेड हो गया, माइस इज गेट डाइड। ठीक है, अब वो समथिंग क्या है वही हमें देखना है कि एक्चुअली वो क्या चीज ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एस्ट्रिन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया टू बिकमिंग विरुलेंट। ठीक है, और ग्रिफिथ ने उसका क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो चीज ट्रांसफर हुई है फ्रॉम एस्ट्रिन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया, उस समथिंग एग्जैक्टली उनको नहीं पता, बट उसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना। आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया क्या हो गया, विरुलेंट हो गए, तो उस चीज को क्या नाम दिया ग्रिफिथ ने, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो जो चीज ट्रांसफर हुई है फ्रॉम आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया टू द एस्ट्रिन बैक्टीरिया टू द आर्स्ट्रिन बैक्टीरिया, दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर। ठीक है, तो अभी तक यहाँ तक हमने डिस्कस करा है। इन द लेटर क्लासेस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मोर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, थैंक यू।